हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद डिजिटल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से इंटरनेट स्लो था, जिसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं कर पाए, इसलिए आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऐसी और क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज इनके हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के वित्तीय आपातकाल की, तो इसमें याद रखना है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत मिलती है। किस आर्टिकल के तहत मिल जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत मिलती है, आर्टिकल 360 के तहत। अच्छा, जब हम संविधान को पढ़ते हैं, तो संविधान का जो हमारा भाग 5 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। अगर हम संविधान के भाग 5 की बात करें, कौन सा संविधान का भाग 5, भाग इसका जो 5 है, संविधान का भाग 5 जो है, इसमें ज़रा देखिए क्या दे रखा है। संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ यानी कि यूनियन का वर्णन किया गया है। किसका? भाग 5 में किसका? संघ यानी कि यूनियन का वर्णन किया गया है। अच्छा, संघ यानी कि यूनियन जो है, इसके अंतर्गत हमारे आर्टिकल जो है वो कितने से कितने तक आते हैं? इसके अंदर हमारे अनुच्छेद कितने से कितने तक आते हैं? तो अनुच्छेद याद रखना है 52 से 151 तक आ जाते हैं। आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं इसके अंतर्गत। अब जो हमारा ये भाग 5 है संविधान का, ये भाग 5 में जो हमारे अनुच्छेद हैं, इस भाग 5 को क्या किया गया है? 5 अध्यायों में, 5 टॉपिक्स में या चैप्टर में कह सकते हैं आप, इसको बांटा गया है। इसको क्या किया गया है? 5 लेसन्स में या चैप्टर्स में कह दिया जाता है, बांटा गया है। तो इसमें जो हमारा अध्याय भाग 5 के अंतर्गत जो पहला अध्याय है, कितने अध्याय हैं इसमें? 5 अध्याय। तो पहला अध्याय जो है, देखिए इसमें कितने? 5 अध्याय। अध्याय 1 में किसका वर्णन है? कमेंट करके बताइए ज़रा। अध्याय 1 में किसका वर्णन है? अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका, किसका? संघीय कार्यपालिका का वर्णन मिलता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। अध्याय 2 जो है, जो इसका संविधान का अध्याय भाग 5 का जो अध्याय नंबर 2 है, उसमें किसका वर्णन है? अगर हम अध्याय 3 की बात करें, उसमें बताइए किसका वर्णन मिलता है? अगर हम अध्याय 4 की बात करते हैं, अगर हम अध्याय 4 की बात करें और अध्याय 5 को ले, तो देखिए ज़रा, अगर हम अध्याय 4 और 5 की बात करें, तो अध्याय 4 और 5 इन सभी को अगर एक्सप्लेन करें। अच्छा, अध्याय 2 की अगर हम बात करें, इसमें किसको एक्सप्लेन किया गया? इसके अंतर्गत हमारा संसद यानी पार्लियामेंट को एक्सप्लेन किया। इसमें किसको एक्सप्लेन किया? संसद यानी कि पार्लियामेंट को एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा अगर हम अध्याय 3 की बात करें, तो इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दे रखी हैं। क्या दे रखा है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दे रखी हैं। क्या दे रखा है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दे रखी हैं। विधायी शक्तियों का एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद जो हमारा अध्याय नंबर 4 आ जाता है, इसमें हमारा क्या? संघ न्यायपालिका यानी कि यूनियन जुडिशरी का एक्सप्लेनेशन मिलता है। किसका? संघ न्यायपालिका। साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, न्यायपालिका अगर हम लिख रहे हैं तो आप भी आराम से लिख सकते हैं। और जो हमारा अध्याय 5 है, इसमें सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में क्या है, उनके बारे में उल्लेख मिलता है, उनका एक्सप्लेनेशन मिलता है। लास्ट वाले में क्या आ जाता है? भारत के कौन? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसका? महालेखा परीक्षक। इनका एक्सप्लेनेशन मिलता है, ठीक। यानी कि सीएजी की बात की जा रही है यहाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब ज़रा देखिए, जो 5 अध्यायों में बांटा गया है, तो बताइए ज़रा किस अध्याय के अंतर्गत कौन सा, कितने से कितने तक आर्टिकल आते हैं या फिर कौन सा अनुच्छेद आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, जो हमारी संघीय न्यायपालिका यानी कि हमारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसके अंतर्गत अगर हम आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो आर्टिकल कितने से कितने तक दे रखा है? इसमें हमारा अनुच्छेद कितने से? 52 से 78 तक मिलता है। कितने? 52 से 78 तक मिलता है। अगर हम संसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, इसमें हमारे जो आर्टिकल हैं ये कितने से? 79 से स्टार्ट होके हमारे कितने तक मिलते हैं? 79 से स्टार्ट होके 122 तक मिलते हैं। कितने? 122 तक मिल जाते हैं। अगर हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें, इसमें केवल एक अनुच्छेद मिलता है, केवल एक आर्टिकल मिलता है। कौन सा आ जाता है? बताइए ज़रा, आर्टिकल कौन सा? 123 आ जाता है।
कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, संघ न्यायपालिका यूनियन जुडिशरी जो है, इसमें हमारा आर्टिकल पूछ दिया जाए तो आर्टिकल इसमें कितने से कितने तक मिलते हैं। आर्टिकल की बात करें तो इसमें आर्टिकल कौन सा मिलेगा, आर्टिकल हम इसमें मिल जाता है 1 to 4 से 124 से कितना 147 तक। और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी कि सीएजी है, इसमें जो है इसमें कितने से कितने तक क्या मिलते हैं, तो इसमें आर्टिकल जो है, इसमें हमारे अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है किस में आ जाएगा, आर्टिकल 147 से, आर्टिकल 147 से कितने तक 151 तक आ जाता है, अनुच्छेद 151 तक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, अनुच्छेद 360। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए, अगर आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछ दी जाए तो हमारा बताइए ज़रा, जो अनुच्छेद दे रखे हैं उसमें किसमें कौन सा आ जाता है। अगर आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं फिर भी आप जितनी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तो आप रिवीजन के फॉर्म में उनका कमेंट ज़रूर करते रहें कि किसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया, किसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक, इससे क्या होता है, आप उनका रिवीजन होता रहता है। अगर हम बात करें किसकी, हम अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 में क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल दे रखा है। क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल दे रखा है। देखिए ज़रा इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारा राष्ट्रीय आपातकाल दे रखा है। राष्ट्रीय आपातकाल दे रखा है। अच्छा, अनुच्छेद 356 की बात करें, अनुच्छेद 356 में क्या दे रखा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। किसका, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को एक्सप्लेन किया गया है, राष्ट्रपति शासन बताया है। इतना क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर हम बात करें इसमें हम क्या करते हैं, हम अध्याय 1 जो है इसको ज़रा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं डीपली, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे। ठीक, इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्लियर कर दे रहे हैं, किनारे हो जाए। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप लोग साथ में भी लिख रहे हैं, हो सकता है छूट रहा हो, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसे ही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अध्याय 1 जो इसका है, जो इसका अध्याय 1 है, अध्याय 1 यानी कि जिसमें किसकी, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। तो बताइए ज़रा, संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद आपको समझ में आ गया कितने से कितने तक है, आर्टिकल कितने से कितने तक बताया आपको। इसके अंदर हमने आर्टिकल आपको कितने से कितने तक बताया, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक बताएं। अब जो ये संघीय कार्यपालिका है, इसमें हमारे अनुच्छेद 52 से 78 तक है। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो आपको याद रखना है कौन इसमें शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल पूछ दिया जाए कौन कौन शामिल है, तो याद रखना है कौन शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है। कौन शामिल है, राष्ट्रपति। कौन, पहला तो राष्ट्रपति याद रखें, राष्ट्रपति। दूसरा कौन शामिल है, दूसरा इसमें संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, और कौन आ जाता है, और कौन आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाता है। कौन आ जाता है, प्रधानमंत्री आ जाएगा। और कौन आ जाता है, मंत्री परिषद आ जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा वो होता है, निर्वाचन राष्ट्रपति का किसके द्वारा होता है, बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, और कौन आ जाता है, इसी के अंतर्गत कौन से, भारत के महान्यायवादी आ जाते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल आ जाएंगे। कौन, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक बार पहले जो राष्ट्रपति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर कुछ आर्टिकल्स आपको हम यहीं पे करा देते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, थोड़े आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता है तो हम इससे भी अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आएंगे। देखिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़े से राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बताइए ज़रा, आर्टिकल 52 में क्या दे रखा है, 53 में क्या दे रखा है, 54 में क्या है, 55 में क्या आ जाएगा, 56 में क्या है। इस तरह से आपको इन सभी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। 61। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, आर्टिकल 1, 2, 3, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है, ये आपको याद रखने। अच्छा, अगर हम बात करें आर्टिकल 52 जो है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें कहा गया, इसमें राष्ट्रपति का आप कह सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया। आर्टिकल 52 जो है, इसमें राष्ट्रपति का पद एक्सप्लेन किया गया, इसका उल्लेख मिलता है। जो अनुच्छेद हमारा 52 है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जो संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो सारी किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो लिख लीजिएगा, संघीय कार्यपालिका की शक्ति, संघीय कार्यपालिका की शक्ति। अभी हम इनमें मेन अनुच्छेद जो हैं उनको हम साथ में यहीं पे एक्सप्लेन भी कर देंगे। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, शक्ति जो है वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी। इतना ओके, इतना समझ में आया। किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि आर्टिकल 54 जो दे रखा है, अनुच्छेद 54 जो दे रखा है, इसमें क्या है, ये इसमें हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। पेपर का पैटर्न अगर हम देखेंगे इतने समय पे, तो पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। पेपर में क्या होता है कि उसमें अब सीधे आपसे आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन को एक्सप्लेन किया गया, ये नहीं पूछता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए। अब पहले जो थे, पहले के हिसाब से देखेंगे तो क्या थे, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक चाहिए थे। लेकिन वर्तमान समय में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति को क्या करनी पड़ती, आरबीआई में जमा राशि भी, जमानत राशि जमा करनी होती है। इसके अलावा अगर पूछेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पेपर का पैटर्न देखेंगे इतने समय, एग्जाम का जो लेवल है, उसका जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आपको केवल ये ऐसे अगर याद कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है। आप क्या करेंगे, हम जैसे एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो सारी चीज़ें साथ में लिखते रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, कि आप को सच में लगेगा हाँ कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। भले ही प्रैक्टिस सेट के अंदर हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करते हैं उसको, उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। और आपसे बता रखा है, पहले ही सेट में हमने बताया था कि हम ये जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं सीजीएल की प्रैक्टिस सेट की, हम टोटल 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। इन 30 प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी टॉपिक करेंगे, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। अब अगर इन क्वेश्चंस ही हमने जो लिए हैं इनको आप अगर चेक करेंगे तो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, उसी के जो अलग अलग डेट और शिफ्ट को जो एग्ज़ाम हुए उसके हिसाब से हमने ये सारे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ठीक, अच्छा हम बढ़ते हैं अपने कौन से अनुच्छेद 55 की तरफ। अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें, इसमें क्या दी गई, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस तरह से होगा। इसमें तो बता दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। उसमें पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें वो सब इसमें आ जाएंगी। अब इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, तरीका बताया गया है। क्या दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, निर्वाचन की रीति दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 56 की बात करें, आर्टिकल 56 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल दे रखा है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत क्या दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया है। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगर वो आज की तारीख मान लेते हैं, आज 3 जुलाई 2026 है,
3 जुलाई 2026 से अभी से अगर राष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण कर रहा है तो अब से ठीक 5 साल बाद 3 जुलाई को ही राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा। हाँ, राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। दूसरी चीज़ ये राष्ट्रपति जो है क्या है अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से भी पहले भी क्या कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, या फिर किसी वजह से अगर नहीं आ पाया है, किसी वजह से अपने पद पर नहीं पहुंच रहा है, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति के उस समय में अनुपस्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति के पद पर कौन, उपराष्ट्रपति क्या होता है उस पद को संभालते हैं। अब जब उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है तो उतने समय के लिए, जिस समय में उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेगा, तो जो भी चीज़ें, जितनी भी फैसिलिटी, जितना भी जो राष्ट्रपति को मिल रहा था वही सब क्या मिलेगा, उपराष्ट्रपति को भी मिलेगा। उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आते। तो इसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल आ जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें अनुच्छेद 57 में क्या आ जाता है, इसमें पुनर्निर्वाचन इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति जो है वो क्या हो सकता है, अपने ही पद पर फिर से निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अनुच्छेद 58 जो है, इसमें क्या किया गया है, इसमें योग्यताएं दी गई। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं का वर्णन किया गया, राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का वर्णन किया गया, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। उसकी आयु कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या, आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। पूछा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो उसकी एज है, वो जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अच्छा, अगर बात करें हमारा अनुच्छेद 62 जो है, आर्टिकल 59 जो है, इसमें क्या दी गई है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें दी गई हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, इसमें शर्तों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 60 छूट गए, इसको लिख लीजिए, ज़रा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। आर्टिकल 60 जो है, अनुच्छेद 60 जो है, इसमें क्या किया गया, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया। किसका, राष्ट्रपति को शपथ का वर्णन किया गया। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर किसी वजह से अनुपस्थित है, सर्वोच्च न्यायालय का जो महान्यायाधीश है वो अगर उपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या अगर अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में क्या होता है, उसी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया। शपथ या प्रतिज्ञान, इतना क्लियर है। इसके बाद ये यहाँ पे 60 में वर्णन किया गया, इसमें आर्टिकल 60 में। अगर हम बात करें किसकी, आर्टिकल 61 की बात करें, अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 की अगर हम बात करें आर्टिकल 61 की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किया है। इसका, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का केवल एक ही तरीका है, वो क्या है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन जिस भी राज्यसभा या लोकसभा में जिस भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस सदन द्वारा क्या करना होगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, 14 डेज पहले क्या करना होगा, एक नोटिस भेजना होगा, एक सूचना देनी होगी। और उस सूचना पर क्या, अगर राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो जो सूचना दी जाएगी उस पर उस सदन के, उस सभा के क्या होने चाहिए, उसके 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए। अब जब ये क्या होता है, जब ये राष्ट्रपति के पर महाभियोग चलाने के लिए ये जो सूचना दी जाती है, इसके बाद क्या होता है, वही जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में जो आगे की प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो सूचना होती है या फिर आगे की जो भी कार्यवाही होती है, उसके लिए दूसरे सदन में जाते हैं। मान लेते हैं अगर एक सदन से कोई महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो बाकी जो
आगे का कार्य होगा 1/4 यानी कि 1/4 हस्ताक्षर के साथ जब सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाएगी, उसके आगे की कार्यवाही दूसरे सदन में होगी। और जब दूसरे सदन में होती है कार्यवाही, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। अब अगर वहाँ से भी अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो कार्यवाही है वो पूर्ण हो जाती है, तब राष्ट्रपति को उसी तिथि से, उसी दिन से क्या होगा, अपने पद से त्याग करना होगा, अपने पद को छोड़ना होगा। अच्छा, इसके अलावा एक आर्टिकल और लिखा था, कौन सा आर्टिकल 123 लिखा था, अनुच्छेद 123 लिखा था। इसमें क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कौन सी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया। ठीक, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया। अब जरा सा हम क्या करते हैं, कुछ ऊपर के ये जो 3 अनुच्छेद हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि इन 3 अनुच्छेदों से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बाकी जो है हम आगे के प्रैक्टिस सेट में इनको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक, देखिए हमारा क्या, हम एक एक को क्या करते हैं, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा 1-2 को एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी सारे हम आगे के प्रैक्टिस सेट में करते रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये डिजिटल बोर्ड पे ना पढ़ा के हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो आपको पसंद ना आ रहा हो, क्योंकि सभी की आदत पड़ी है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने की। आप क्या करेंगे, आप एक क्लास करके देखिए, अगर आपको वो एक क्लास में आपको लगे कि हाँ आपके लिए मेहनत नहीं की गई है, तो आप भले ही ना देखें, लेकिन आपको अगर लगे कि हाँ सामने वाला इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है तो क्लास ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रपति का पद जो है, अनुच्छेद 52 जो है, इसके अंतर्गत कुछ वर्णन किए गए हैं, कुछ एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अब राष्ट्रपति का पद दिया गया, इसमें जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का, याद रखना है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है, भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, क्या कि राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, राष्ट्रपति जो है ये संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति से एक और चीज़ याद रखनी है कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो किसमें निहित होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। किसमें, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इसके अलावा आप और भी बाकी चीज़ें, राज्य की एकता, अखंडता वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आर्टिकल 53 आपका इम्पोर्टेंट पड़ेगा। आर्टिकल 53 को ज़रा एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद जो 53 है उसमें क्या होता है, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन उसमें ये भी बताया गया है कि वही कार्यपालिका शक्ति का चाहे तो राष्ट्रपति स्वयं उपयोग कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के द्वारा वर्णन उसका क्या कर सकता है, उसको प्रयोग कर सकता है। लेकिन हम अनुच्छेद 53 को ही देखते हैं, उसमें ये तो बता दिया कि संघीय जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है, उसी के अंतर्गत अभी हम आर्टिकल जब 74 को, अनुच्छेद 74 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे जो शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मतलब जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को दी ज़रूर गई हैं, लेकिन वास्तविक अधिकार एक तरह से देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री के पास है। कौन सा, आर्टिकल 53 को देख लेते हैं ज़रा। आर्टिकल 53, इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 एक लिख लीजिए ऐसे, अनुच्छेद 53 में इसमें कहा गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये चीज़ तो बता चुके हैं। इसमें क्या बताया, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अब यहीं पे राष्ट्रपति में निहित होगी, ये तो ज़रूर वर्णन मिल गया, ये मिल गया, किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है।
लेकिन इसी को हम अगर थोड़ा सा देखें तो अभी हमें इसी आर्टिकल 74 में कहा गया है, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो इस शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। किससे? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। शक्तियाँ तो दे दी गई, लेकिन ये भी बता दिया गया कि वो जो शक्तियाँ हैं वो उसका प्रयोग किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसी के अंतर्गत कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो क्या है? राष्ट्रपति में निहित हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं? इसमें देखिए कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से। कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं, या फिर इसी को अगर हम कहें, आपको हम ऐसे ही बता देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल समझ लीजिए। देखिए अगर जो इसमें बताया गया है, इसमें कौन कौन, इसमें प्रशासनिक अधिकारी जो भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब इसके अलावा कहा जाए, ये राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ हैं, इसमें प्रधानमंत्री किसी नीति को लागू ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो कार्यान्वित राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है। इसके अलावा अगर कहा जाए, इस राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? सशस्त्र बलों का क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। ये आर्टिकल 53 का सेकंड पार्ट जो है इसमें कहा गया है। क्या? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो है वो सशस्त्र बलों का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है कह सकते हैं आप, या फिर सर्वोच्च कमांडर होता है, या फिर इसके अधिकारी की बजाय क्या लिख सकते हैं? सेनापति लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, सुप्रीम कमांडर होते हैं। अब इसके बाद इसमें किसमें आ जाता है? 53(2) में राष्ट्रपति की इन्हीं शक्तियों में एक शामिल है, वो उसके विदेशी संबंधों से जो चीज़ें शामिल हैं उसमें कहा जाता है राष्ट्रपति क्या कहता है? राजदूतों की नियुक्ति करता है, और विदेशों से आने वाले जितने भी राजदूत हैं उनका क्या करता है? उनका स्वागत भी करते हैं। इसके अलावा बात करें, नियुक्ति किसकी करता है? ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, लेकिन किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, उनकी भी नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसके भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। तो जो अधिकतम नियुक्तियां जो हैं, वो मुख्य नियुक्तियां, जितनी प्रमुख नियुक्तियां हैं, वो सभी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 53 तो हो गया। इसके बाद 53 का थर्ड वाला जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें आर्टिकल 54 की, अगर हम बात कर लें, आर्टिकल 54 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका एग्जाम के हिसाब से काफ़ी बार पूछा जाता है। आर्टिकल 54 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 54, इसमें क्या दिया है? इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन को एक्सप्लेन किया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें किसको एक्सप्लेन किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन को एक्सप्लेन किया गया। इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इस हमारे भाग 5 के अंतर्गत का, राष्ट्रपति से संबंधित, जो जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचन जो है किसके द्वारा होगा? निर्वाचन की बात करें, किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। इसके सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। अच्छा, इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? इसमें याद रखना है कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें याद रखना है निर्वाचक मंडल के जो सदस्यों द्वारा होता है, लेकिन इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? तो याद रखना है, जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। किसके? संसद के दोनों सदनों के
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दूसरी चीज, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा जो हमारी 2 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी जो हैं, 2 यूटी जो है कौन कौन सी? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अच्छा, ये जो हमारा जो तीसरा है, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य शामिल किए गए हैं, इसको बताइए ज़रा, किस अनुच्छेद के द्वारा इसको जोड़ा गया था? इसको किस अनुच्छेद के द्वारा इसमें शामिल किया गया, बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। भले ही आप रिकॉर्डेड में देख रहा हूँ, आप कमेंट करते हैं, आपका सब रिवीजन होता है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, इतना क्लियर है? इतना समझ में आया अच्छे से? अब देखिए और क्या आ जाएगा इसमें, जब हम बात करें क्या, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये वाला किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये याद रखना है, आपका जो 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 70th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, कब हुआ है? 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में जो हुआ है, इसके द्वारा किया गया, इसको जोड़ा गया था। लेकिन ये लागू कब से हुआ? जोड़ा तो गया किसके? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। लेकिन ये लागू कब हुआ? ये जोड़ा गया, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? तो याद रखना, ये प्रभावी की अगर बात करें, कब से प्रभावी हुआ है? ये कब से प्रभावी हुआ है? तो ये 1 जून से प्रभावी हुआ है। कब से? 1 जून से। लेकिन कब? ये 3 साल बाद प्रभावी हुआ है, 1 जून 1995 से। 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई? इतना समझ में आया कौन कौन शामिल होते हैं? इसके अलावा ये याद रखना है, कोई भी क्या इसमें केवल कौन? निर्वाचक मंडल जो है, इसमें सारे जो भी सदस्य शामिल हो रहे हैं वो सब क्या है? निर्वाचित है। वो सब क्या है? निर्वाचित हैं। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। हाँ, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा उसमें मनोनीत सदस्य जो शामिल होते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित में केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब ज़रा इतनी चीज़ क्लियर हो गई या नहीं? तुम सब करके बताइए ज़रा, इतनी चीज़ समझ में आ गई? अब देखिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसे तंजौर नाट्यम कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिय और भरतनाट्यम। देखिए अगर हम जब बात करते हैं तंजौर नाट्यम की, तो तंजौर नाट्यम किसे कहा जाता है? इस भरतनाट्यम को ही कहा जाता है। इसे भरतनाट्यम को ही कहा जाता है। भरतनाट्यम के कुछ अन्य नाम भी हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। इसके अन्य नाम अगर बात करें भरतनाट्यम के, वो अन्य नाम कौन कौन से? अन्य नाम इसके सादिर भी कहा जाता है। सादिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले देवदासियों द्वारा इसको मंदिरों में क्या किया जाता था? अकेले प्रदर्शन, एकल प्रदर्शन किया जाता था। इस नृत्य को हम क्या? दासी अट्टम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इस नृत्य को हम दासी अट्टम भी कहते हैं। इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। इसी नृत्य को अगर हम बात करें, इसी नृत्य को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, इतना ये चीज़ क्लियर हो गई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, क्या याद रखना है? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य क्या? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? भरतनाट्यम की बात करें तो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अच्छा, अगर बात करें कथकली कहाँ का है? कथकली जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है? केरल का है। ये कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम की बात करें, ये भी कहाँ का है? केरल का है। और अगर हम सत्रिया की बात करते हैं, सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? असम का है। ये कहाँ का है? असम का है।
जब हम नृत्यों के बारे में बात करते हैं तो नृत्यों का सबसे पहला जो हमारा औपचारिक उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसका? इसको ज़रा रब कर दें। कितनी चीज़ें समझ में आई? आप ज़रा देखिए, हम इसको क्या कहते हैं, नृत्य को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। नृत्य को ज़रा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। देखिए, जब हम बात करते हैं जो शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी जानकारी है, शास्त्रीय नृत्यों का जो औपचारिक उल्लेख है वो किसमें मिलता है? किसका? शास्त्रीय नृत्यों का औपचारिक उल्लेख। जो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर हम ऐसे भी नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्यों का औपचारिक उल्लेख कहाँ मिलते हैं? औपचारिक उल्लेख की बात करें, शास्त्रीय नृत्यों का औपचारिक उल्लेख कहाँ मिलता है? औपचारिक उल्लेख कहाँ मिलता है? किसमें मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। किसमें? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र में। अच्छा, इस नाट्य शास्त्र की बात करें, इस नाट्य शास्त्र के रचयिता आपको पता है कौन है? भरत मुनि है। कौन? भरत मुनि है। इसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। अच्छा, ये जो नाट्य शास्त्र है इसमें 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। इसमें 200 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। दूसरी चीज़, ये भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम की अगर हम बात करेंगे अभी, वो हमारा उसका नाम भी जो है भरत मुनि के नाम से मिलकर ही पड़ा है। अच्छा, इसकी अगर बात करें, इन्होंने भरत मुनि की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहा है? नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा दी है। क्या? ये जो भरत मुनि है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने, याद रखिएगा, इन्होंने, भरत मुनि ने क्या किया है? नृत्य को कला की पूर्ण संज्ञा कहा है। नृत्य को कला की क्या कहा है? कला की पूर्ण संज्ञा दी है। पूर्ण संज्ञा दी है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्या कहा है? नृत्य को कला की पूर्ण संज्ञा दी है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जब हम नाट्य शास्त्र को पढ़ेंगे, जब हम नाट्य शास्त्र के बारे में जानकारी निकालते हैं, तो नाट्य शास्त्र के हिसाब से देखा जाए कि अगर हम नाट्य शास्त्र के बारे में देखें, तो नाट्य शास्त्र के हिसाब से देखें, जो हमारी जो नृत्य किए जाते हैं, जितने भी ये हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, इन शास्त्रीय नृत्यों में क्या किया जाता है? इसकी केवल 2 आधारभूत स्वरूप होते हैं। ये इस नाट्य शास्त्र में हमारे कितने, इसमें आधारभूत स्वरूप इसमें कितने मिलते हैं? आधारभूत स्वरूप 2 तरह के मिलते हैं। आधारभूत स्वरूप इसमें कितने प्रकार के? 2 मिलते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? 2 कौन कौन से? पहला एक आ जाता है लास्य। ये एक तरह से कह सकते हैं महिलाओं के सौंदर्य और भावनाओं को दर्शाने वाला नृत्य। दूसरा कौन सा आ जाता है? दूसरा कौन सा आ जाता है? तांडव आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाता है? तांडव आ जाता है। अच्छा, जो हम जब नृत्य को पढ़ते हैं, ये नृत्य से संबंधित चीज़ें हम देखते हैं, तो नृत्य में क्या किया जाता है? 9 रसों को प्रदर्शित किया जाता है। 9 प्रकार के जो रस होते हैं, 9 रसों को प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे डाल लीजिएगा ज़रा, नृत्य के 9 रस या भाव। नृत्य के 9 रस जो होते हैं, 9 रस या भाव कौन से होते हैं? नृत्य के 9 रस या भाव कौन कौन से हो जाते हैं? कौन कौन से हो जाते हैं? पहला आ जाता है श्रृंगार रस। पहला कौन सा आ जाएगा? श्रृंगार रस आ जाता है। दूसरा कौन सा आ जाता है? श्रृंगार रस। रौद्र रस मिलेगा। हास्य रस आ जाता है। जितने भी 9 रस हैं उनको लिख लीजिए। कौन सा आ जाएगा? हास्य रस आ जाता है। हास्य रस आ जाएगा। और कौन सा आ जाता है? शांत रस आ जाता है। शांत रस आ जाता है। और कौन सा आ जाएगा? अद्भुत रस आ जाता है। अद्भुत रस आ जाएगा। अद्भुत रस। और कौन सा आ जाता है? और कौन सा आ जाता है? विभत्स रस आ जाता है। भयानक रस आ जाता है। कौन कौन सा आ जाएगा? विभत्स रस आ जाता है। कौन सा? विभत्स रस आ जाता है। और कौन सा आ जाता है? भयानक रस आ जाता है। कौन सा? भयानक रस आ जाएगा। इसके अलावा और कौन से कितने हो गए? 3 3 6 हुए। अब भी 3 बाकी बताइए कौन कौन से? करुण रस आ जाता है। कौन सा? वीर रस मिल जाता है। कौन कौन सा? करुण रस। और कौन सा? वीर रस। और एक बचा है, कौन सा? रौद्र रस। रौद्र रस। ये आपको पता होना चाहिए। नृत्य के दौरान इन तरह ये कितने 9 रत्नों का प्रदर्शन किया जाता है। अच्छा, श्रृंगार रस की अगर बात करें, तो श्रृंगार रस किसके लिए होता है? श्रृंगार रस ये किसकी
प्रेम के लिए। श्रृंगार रस किसके लिए, इसमें ये किसके लिए, प्रेम के लिए, किसके, प्रेम के लिए। अच्छा, हास्य रस इसके नाम से ही निकल के आ रहा है। इसमें क्या किया जाता है, विनोद, जितने भी हंसी वाले पात्र होते हैं उन सभी में जो भी हंसी वाली क्रियाएं की जाती हैं उसमें सब में क्या होता है, हास्य रस होता है। किसमें, हास्य तथा विनोद नाटक के लिए, किसके, हास्य और विनोद नाटक के लिए, हंसी वाले नाटकों के लिए। ठीक। अब अगर शांत रस की बात करते हैं, शांत रस की अगर हम बात करें, इसमें क्या, शांत या अक्षोभ के लिए, यानी कि जब कोई दुखद घटना हो वगैरह हो, ऐसे भी शांत या अक्षोभ के लिए, किसके लिए, शांत या अक्षोभ के लिए, अक्षोभ के लिए। अगर हम बात करें अद्भुत रस की, अद्भुत रस की अगर हम बात करते हैं तो अद्भुत रस किसके, जब अचानक से कोई चीज़ देख के आप चौंक जाते हैं, अचानक से आश्चर्य हो जाए, सरप्राइज के लिए, आश्चर्य के लिए, किसके, आश्चर्य के लिए। अगर हम विभत्स रस की बात करें, विभत्स रस में क्या होता है, घृणा के लिए, नफरत के लिए, किसकी, घृणा के लिए, नफरत के लिए। इसमें क्या, घृणा के लिए, घृणा के लिए। और जो भयानक रस होता है इसके अंतर्गत किसके, दहशत के लिए, किसके, दहशत रस के लिए, दहशत के लिए, किसके, दहशत के लिए। अच्छा, करुण रस की अगर हम बात करें, करुण रस की अगर बात करें तो जब कोई दुखांत घटना हो जाती है, कोई घटना, दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए करुण रस, किसके, दुखांत घटना के लिए, नृत्य के दौरान किसी दुखांत घटना को दर्शाने के लिए करुण रस, दुखांत घटना के लिए। अगर वीर रस की बात करें, वीर रस की अगर बात करें, वीरता या साहस के लिए होता है, किसके लिए, वीरता या साहस के लिए। और रौद्र रस जो होता है वो क्रोध के लिए। ये वीर रस जो है वो वीरता या साहस के लिए, साहस के लिए। और जो हमारा रौद्र रस है ये किसके लिए, क्रोध, किसके, क्रोध के लिए, किसके, क्रोध के लिए। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कितना क्लियर हुआ। अब जरा हम जब नृत्य की बात करते हैं तो इसकी याद रखना है, नृत्य जो है इसमें क्या किया जाता है, 9 रसों का तो प्रदर्शन किया जाता है। अगर इसकी हम आधारभूत मुद्राओं की बात करें, इसकी कुल मुद्राएं कितनी होती हैं, तो याद रखना है आपको, इसकी आधारभूत मुद्राएं कितनी होती हैं। आधारभूत मुद्राएं कितनी होती हैं, आधारभूत मुद्राएं कितनी होती हैं, 108 हो जाती हैं। इसकी नृत्य की जो आधारभूत मुद्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 108 होती हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं, जब अगर बात करी जाए शास्त्रीय नृत्य को पढ़ रहे हैं, तो अगर हम संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से देखें, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल कितने नृत्य हैं, 8। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 नृत्य हैं। अच्छा, उन 8 नृत्यों के नाम बताइए कौन कौन से, उनके अगर आपसे नाम पूछ दिया जाए, सबके नाम पूछा जाए तो बताइए कौन कौन सा, कौन सा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कौन सा, मोहिनीअट्टम। और कौन सा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, उड़ीसी, उड़ीसी। और कौन सा, मणिपुरी। और कौन सा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, कथक। और कौन सा आ जाएगा, सत्रिय। ये सारे होते हैं शास्त्रीय नृत्य। आप जरा बताइए, नवा शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है, नवा शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है। अच्छा, भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, केरला का है। कहाँ का, केरला का। मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है, केरला का ही। उड़ीसा नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। अगर मणिपुरी की बात करें, कहाँ का है, मणिपुर का है।
मणिपुर का है। अगर हम कथक की बात करें कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का है। सत्रिया कहाँ का है, असम का, असम का है। सत्रिया असम का है। अब हम क्या करते हैं, इस भरतनाट्यम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा एक बार इसका, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा। अब देखिए ज़रा आगे हम अगर बात कर लेते हैं भरतनाट्यम नृत्य की, हम बात करें किसकी, भरतनाट्यम की। आपको बताइए कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखिएगा। क्या, सबसे पहली चीज़ क्या कि ये सबसे पुराना, सबसे प्राचीन नृत्य क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन कितने वर्ष पुराना है, कितने वर्ष पुराना है, लगभग 200 वर्ष, 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना नृत्य। दूसरी चीज़ अगर बात करें, इसका जो नामकरण हुआ है, इसका जो नामकरण हुआ है वो कैसे हुआ है, इसका नामकरण जो हुआ है भरत मुनि और नाट्यम से मिलकर हुआ है। किससे, भरत मुनि और नाट्यम से मिलकर, नाट्यम से मिलकर। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसी से थोड़ी और चीज़ बात करें, अगर इसके दूसरी चीज़ अगर बात करें कि इसका जो हमारा ये भरतनाट्यम नृत्य है तमिलनाडु का, ये इसका जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से इसका उद्गम माना जाता है इस नृत्य का, तो याद रखना है एक चिदम्बरम नगर है। कौन सा, इसका जन्म या उद्गम पूछ दिया जाए आपसे, जन्म या उद्गम पूछ दिया जाए, कहाँ से हुआ है, चिदम्बरम नगर पड़ता है कहाँ पर, चिदम्बरम नगर, चिदम्बरम नगर कहाँ पर, आर्काट जिला, कहाँ पर, आर्काट जिले में एक चिदम्बरम नगर है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है, आर्काट जिले से। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके आदि आचार्य कौन है, इसके इस नृत्य के आदि आचार्य की बात करें, इस नृत्य के आदि आचार्य कौन है, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि है। आदि आचार्य इस नृत्य के कौन है, भरत मुनि है। दूसरी चीज़ के अन्य नाम बता चुके आपको, इसके अन्य नाम आपको अभी कौन कौन से बताए, ज़रा बताइए एक बार कमेंट करके। इसके अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, सादिर, और कौन सा है अन्य नाम, इसको और क्या कहा जाता है, दासी अट्टम कहा जाता है, दासी अट्टम कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको अग्नि नृत्य कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, अग्नि नृत्य कहा जाता है, अग्नि नृत्य कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको और क्या कहा जाता है, तंजौर नाट्यम भी कहा जाता है। इसी नृत्य को और क्या कहा जाता है, तंजौर नाट्यम भी कहा जाता है। शादी नृत्य क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको देवदासियों द्वारा क्या किया जाता है, मंदिरों में इसको एकल प्रस्तुति की दी जाती थी। अगर हम दासी अट्टम की बात करें कि देवदासियों द्वारा किया जाता था इसलिए कहा जाता है। लेकिन हाँ, तंजौर नाट्यम के लिए आपसे फैक्ट याद रखना है, तंजौर नाट्यम इसका नाम क्यों पड़ा, ये तंजौर नाट्यम इसका नाम पड़ा, जो इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना है तंजौर के 4 शिक्षक थे, तंजौर के 4 शिक्षक थे। इनको, ये जो तंजौर के 4 शिक्षक जो थे, इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था, इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तंजौर ए चातुस्क, क्या कहा जाता है, तंजौर ए चातुस्क, ए चातुस्क। और ये नृत्य जो है, जो भरतनाट्यम नृत्य है, क्या था, शिक्षकों के क्या था, संरक्षण में था। इस संरक्षण के कारण ही इस नृत्य को और क्या कहा जाने लगा, तंजौर नाट्यम कहा गया। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ की बात करें, इसको क्या किया जाता है, इसको देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मंदिरों में एकल प्रस्तुति दी जाती थी। अब अच्छा बात की जाए, जब देवदासियों वाली जो प्रथा थी, मंदिरों में देवदासियाँ जो नृत्य करती थी, ये प्रथा जब क्या हो गई, समाप्त हो गई, लुप्त हो गई। तो जब लुप्त हो गई तो इसके कुछ समय बाद इसका इसको पुनर्जीवन दान देने का स्रोत, श्रेय किसको जाता है, पुनर्जीवन दान देने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसको, इसके पुनर्जीवन दाता कौन माने जाते हैं, इसके पुनर्जीवन दाता कौन माने जाते हैं, पुनर्जीवन दाता कौन माने जाते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है, ई कृष्ण अय्यर को माना जाता है। क्या, ई कृष्ण अय्यर को माना जाता है, कृष्ण अय्यर को माना जाता है। ये चीज़ क्लियर है, इतना समझ में है। दूसरी चीज़,
इसको वैश्विक भरतनाट्यम जो नृत्य है इसको वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किसने किया, इसको वैश्विक पहचान किसने दिलाई, इसको वैश्विक पहचान किसने दिलाई, इस नृत्य को वैश्विक पहचान किसने दिलाई। आपसे अगर पूछा जाए इस नृत्य को वैश्विक पहचान किसने दिलाई तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल, किसने, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, किसने, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने दी। दूसरी चीज़, इस जो ये नृत्य है, जो ये नृत्य है भरतनाट्यम नृत्य, इसका आरंभ कैसे होता है, इसका आरंभ किससे होता है, इसका आरंभ किससे होता है, अल्लाह रिपू से होता है, किससे, इसका आरंभ किससे होता है, अल्लाह रिपू से होता है, अल्लाह रिपू से आरंभ किससे होता है, अल्लाह रिपू से। और इसका अंत अगर पूछ दिया जाए या फिर इसकी समापन अवस्था अगर पूछ दी जाए, अंत या समापन अवस्था की बात करें तो इसका समापन अवस्था कौन सी है, इसकी समापन अवस्था कौन सी है, तो समापन अवस्था याद रखनी कौन सी, थिल्लन, कौन सी, थिल्लन है, समापन अवस्था इसकी कौन सी, थिल्लन। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, इस नृत्य की सबसे प्रमुख मुद्रा जो है, इस नृत्य की जो सबसे प्रमुख मुद्रा है वो याद रखनी है आपको, प्रमुख मुद्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नृत्य के बारे में। कौन सा, इस नृत्य की जो भरतनाट्यम नृत्य है इसकी प्रमुख मुद्रा कौन सी है, तो इस प्रमुख मुद्रा का नाम याद रखना क्या है, कटकामुख। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, कटकामुख। इस मुद्रा के अंतर्गत क्या किया जाता है, 3 उंगलियों को मिलाकर ओम की आकृति निर्मित की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, 3 उंगलियों को मिलाकर, 3 उंगलियों को मिलाकर, उंगलियों को मिलाकर या फिर जोड़कर लिख सकते हैं, मिलाकर या जोड़कर क्या किया जाता है, ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है, मिलाकर इसका ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, प्रतीक निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इतना समझ में, 3 उंगलियों को मिलाकर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है आपकी, इतना कॉन्सेप्ट समझ में है, इसके समझ में है। अब अगर इसके हम थोड़े से क्या कहते हैं, भरतनाट्यम जो है ये नृत्य है, इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा, फिर आगे बढ़ें। अब देखिए ज़रा, अगर बात करें इसके हम प्रमुख कलाकारों की, इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार जो हैं उनके बारे में बात करें तो इनमें आपको नाम याद रखने, इनमें नाम याद रखने कौन सा, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आ जाएगा, जिसने इस नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाई। बताइए ज़रा किसने दिलाई, बताइए ज़रा किसने दिलाई, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। किसने, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। इन्होंने क्या किया, इस नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। अच्छा, इनकी बात की जाए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो हैं, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पे। रुक्मिणी देवी अरुंडेल से जुड़ी कुछ चीज़ें, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है इनको क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है, नाट्यम की जननी कहा जाता है। ये चीज़ समझ में। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें रुक्मिणी देवी अरुंडेल से दूसरी बात करें तो दूसरी चीज़ इनको याद रखना है, इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। वो पुरस्कार याद रखने हैं आपको, कौन कौन से मिले, कौन कौन से पुरस्कार मिले, को पुरस्कार भी मिले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने 1936 में किसकी, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। कला क्षेत्र, किसकी, कला क्षेत्र फाउंडेशन, किसकी, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। किसकी, 1936 में इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, ठीक, की स्थापना की। इनके अगर हम पुरस्कारों की बात करें, इनके प्रमुख पुरस्कार की बात करें, पुरस्कारों की,
इनके अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, तो ज़रा इनके पुरस्कारों की बात करते हैं। इनको पद्म पुरस्कार, कौन सा, इनको पद्म पुरस्कार मिला। कब, को पद्म पुरस्कार, को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार कब मिला है, इनकी अगर हम बात करें, इनको पद्म पुरस्कार जो मिला है, पद्म पुरस्कार कौन सा, पद्म भूषण मिला था। कौन सा मिला था, पद्म भूषण मिला था। कब मिला था, पद्म भूषण मिला था। इनको पद्म भूषण कब मिला था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कब, 1956 में। कब, 1956 में मिला। और इसके अलावा इनको एक और पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिले। अच्छा, ये कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है, इसकी स्थापना कहाँ पे की थी, चेन्नई में की थी। कहाँ पर, चेन्नई में की थी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आई। अच्छा, अगर दूसरी बात करें, रुक्मिणी देवी रुंडेल के अलावा जो हमारे अन्य प्रमुख कलाकार हैं, उसमें कौन आ जाता है, उसमें आ जाएंगे टी बाला स्वामी की। कौन आ जाता है, टी बाला सरस्वती आ जाती हैं। कौन सी, टी बाला सरस्वती आ जाती हैं। टी बाला सरस्वती आ जाएंगी। अभी जो टी बाला सरस्वती आ जाती हैं, इनसे याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्वीन ऑफ अभिमाया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्वीन ऑफ अभिमाया कहा जाता है। क्वीन ऑफ अभिमाया कहा जाता है। को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ अभिमाया कहा जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, टी बाला सरस्वती जो हैं, इनको कौन सा, इन्हें पद्म भूषण मिला था। इनके पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण मिला। कब मिला है, कब मिला था, 1970 में मिला था। कब मिला था, 1970 में। और कौन सा पुरस्कार मिला, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। कब, सैन्य पुरस्कार जो मिला है, कब मिला है, 1955 में मिला है। कब मिला है, 1955 में मिला है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी चीज़, इनको पद्म भूषण भी मिला है। कौन सा, पद्म भूषण कब मिला था, 1970 में। संगीत पद्म, यहाँ पे पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण मिला था इनको 1970 में। इनको पद्म भूषण मिला था 1957 में। पद्म विभूषण मिला है 1970 में। कब मिला है, 1970 में इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक, करेक्ट कर लीजिए जरा, यहाँ पे क्या है, पद्म विभूषण मिला है। ठीक, कब मिला है, 1977 में मिला है। अच्छा बताइए ज़रा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करते हैं अन्य प्रमुख नाटक कौन से, अन्य नर्तकों में बात करें, भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकार जो हैं, उसमें कौन से, यामिनी कृष्णमूर्ति आ जाती हैं। कौन आ जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति आ जाएंगी। ये किससे संबंधित हैं, अगर इनकी बात करें, ये कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित हैं। किससे, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। किससे, कुचिपुड़ी से भी। ये किससे, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। अच्छा, इनसे अगर हम बात करें, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, इनके आपको पुरस्कार याद रखने हैं। कब, इनको पद्मश्री पुरस्कार, को पद्मश्री, इनको पद्मश्री भी मिला है। इनको पद्म भूषण भी मिला है। इनको पद्म भूषण भी मिला है। इनकी अगर हम बात करें, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। कौन सा, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिले, इनको ये सारे पुरस्कार मिले। अच्छा बताइए, कौन सा कब मिले, ये इनको मिला था 1968 में। कब मिला है, 1968 में। पद्म भूषण कब मिला है, 2001 में मिला है। कब मिला है, 2001 में मिला है। अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो कब मिला है, वो 2016 में मिला है। कब मिला है, 2016 में मिला है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो कब मिला है, 1977 में मिला है। कब मिला है, 1977 में। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इनसे इनकी आत्मकथा पूछ दी जाती है। इनकी आत्मकथा पूछी जाती है। कौन सी है, ए पैशन फॉर डांस। कौन सी, इनकी आत्मकथा पूछी जाती है। आत्मकथा इनकी पूछ दी जाती है। कौन सी है, इनकी आत्मकथा पूछ दी जाती है, ए पैशन फॉर डांस। कौन सी, ए पैशन फॉर डांस। उम्मीद है आप सभी लोग कॉपी पे ज़रूर नोट कर रहे होंगे।
अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भले ही आप बाद में देख रहे हो, लेकिन आपको जो भी प्रैक्टिस सेट या फिर जितना भी कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा, आपको उस तरह का कंटेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे नहीं मिलेगा। आज के समय पे आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैच से पेड में ही मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में, या फिर आप जो भी लाइव में देखते हैं तो यूट्यूब पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 प्रैक्टिस सेट ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराए नहीं जाते हैं। आपको यहाँ पे हम जितना भी इस चैनल पे कराएंगे सारा का सारा आपका फ्री होगा, कोई पेड नहीं, कोई पे नहीं करना होगा आपको। देखिए ज़रा, ये हो गए। इसके अलावा और कौन पूछा जाता है? इसके अलावा अन्य प्रमुख कलाकारों में पद्मा सुब्रमण्यम आ जाते हैं। कौन? पद्मा सुब्रमण्यम, याद रखना है नाम क्या? पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। अब पद्मा सुब्रमण्यम आ जाती हैं तो इनसे याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? इन्होंने भरतनाट्यम जो नृत्य है इसका क्या किया था? भरतनाट्यम नृत्य का क्या किया था? वैज्ञानिक और शास्त्रीय अध्ययन किया था। इन्होंने भरतनाट्यम का क्या किया था? भरतनाट्यम का क्या किया था? वैज्ञानिक और क्या किया था? वैज्ञानिक और भरतनाट्यम नृत्य का क्या किया था? वैज्ञानिक और शास्त्रीय अध्ययन किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। शास्त्रीय अध्ययन, इतनी चीज़ समझ में। दूसरा अगर बात करें, इनसे कुछ पुरस्कार याद रखना है। इनको भी क्या हुआ है? इन्हें भी सभी से सम्मान मिले हुए हैं। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण और विभूषण तीनों ही मिले हुए हैं। इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनको ये सभी पुरस्कार मिले हुए हैं। अच्छा, पद्मश्री पुरस्कार की अगर बात करें कब मिला है? 1981 में मिला है। कब मिला है? 1981 में मिला है। पद्म भूषण की अगर बात करें कब मिला है? 2003 में मिला है। कब मिला है? 2003 में मिला है। पद्म विभूषण कब मिला था? 2024 में मिला है। कब मिला है? 2024 में। और अगर इसकी बात करें तो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब? 1983 में मिले। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए ज़रा, अब आगे देखते हैं इसमें। इसके अलावा आपसे किसका नाम पूछा जा सकता है? इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, इसके अलावा आपसे प्रमुख कलाकार जो हैं इसके लीला सैमसन का नाम पूछा जा सकता है। लीला सैमसन, लीला सैमसन का पूछा जा सकता है। इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना, वो निदेशक थे। कौन थे? लीला सैमसन की अगर बात करें तो एक क्या है, इनसे याद रखिएगा, कला क्षेत्र फाउंडेशन के निदेशक हैं। कौन? कला क्षेत्र फाउंडेशन की निदेशक, क्षेत्र फाउंडेशन की निदेशक हैं। फाउंडेशन की निदेशक हैं। दूसरी अगर बात करें इनसे, इन्होंने क्या किया है? 1995 में इन्होंने क्या किया था? स्पंद डांस कंपनी की स्थापना की थी। कौन सी? 1995 में क्या किया था? स्पंद डांस अकेडमी, स्पंद डांस अकेडमी की स्थापना की थी। डांस अकेडमी की स्थापना की थी, या अकेडमी के बजाय आप कंपनी लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपनी की स्थापना इन्होंने क्या की? स्पंद डांस कंपनी की स्थापना की। इसके अलावा अगर बात करें, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो इनसे पूछती जाती हैं। इनकी पुस्तकें जो हैं वो पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? रिद्म इन जॉय पूछी जाती है। कौन सी? रिद्म इन जॉय पूछती जाती है। दूसरी, इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिन्हें आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है, उन पर एक पुस्तक लिखी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। कौन सी है? कौन सी? रुक्मिणी देवी आर लाइफ। कौन सी? रुक्मिणी देवी ए लाइफ। ये इनकी पुस्तक है जो काफ़ी पूछी जाती है। अच्छा, अगर और बात करें, इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? इन्हें अगर पुरस्कार की बात करें तो इन्हें कौन कौन सा पद्मश्री मिला है? कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी, इन्हें एक और कलाइमा मणि पुरस्कार मिला है। कौन सा? कलाइमा मणि पुरस्कार मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें? नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार भी मिला है। नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार भी मिला है।
अच्छा, अगर पद्मश्री की बात करें, पद्मश्री पुरस्कार जो इनको मिला है वो कब मिला था? 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1999 या 2000 में कह सकते हैं, सन 2000 में भी लिखा मिल सकते हैं। कलाईमा मणि पुरस्कार की बात करें, इनको ये 2005 में मिला था। कब? 2005 में मिला था। और किसके द्वारा दिया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। किसके? तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया था। दूसरी चीज़, अगर हम नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार की बात करें, ये इनको कब मिला है? ये 1997 में मिला है। कब? 1997 में मिला है। इतनी क्लास समझ में आई? इतनी क्लास समझ में आ गई आपको? दूसरी क्लास लगी हुई है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।